नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने शाम 4:40 पर गवर्नर BL पुरोहित से मुलाकात की और अपनी पूरी वजारत का भी इस्तीफ़ा सौंपा। कैप्टन अपनी बीवी परनीत कौर और बेटे रणिंदर सिंह के साथ करीब 4:30 बजे राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंपा। कैप्टन के बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। कांग्रेस हाईकमान का रुख देख कैप्टन के करीबियों ने भी उनसे दूरी बना ली है। इससे पहले कई हामी MLAs उनसे मिलने उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर गए थे। इधर इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। कैप्टन ने कहा कि पंजाब के CM के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें कबूल नहीं है। कैप्टन ने तंज करते हुए सवाल किया कि जो शख्स एक वजारत ना चला सका वो हुकूमत क्या चलाएगा। अपने सियासी मुस्तकबिल को लेकर कैप्टन ने कहा कि अपने पंजाबियों और स्टेट के लिए जितना 9.5 साल में कर सका किया। सियासत कभी ख़त्म नहीं होती। पिछले 52 साल से सियासत कर रहा हूँ। 52 साल से जुड़े साथियों से बातचीत कर नई शुरुआत की जाएगी। उधर कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें नए वज़ीर आला को लेकर बहस हुई, बातचीत हुई। इस पर तवक्को है कि कल सुबह फैसला आएगा। ये खवी तवक्को है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का नया वज़ीर आला बनाया जाएगा, लेकिन इस पर अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका। मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला जो मर्जी करें। उनको PCC का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल AK-47 AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग। ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप एंड यू आर वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल का एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम। आई विल अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया और महामहिम राज्यपाल पंजाब हरियाणा को अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया। उसके आलोक में मेरे आग्रह पर हमारे ऑब्जर्वर श्री अजय माकन जी ने, जो AICC के जनरल सेक्रेटरी राजस्थान के प्रभारी भी हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया जिसको श्री श्रीपद बाजवा जी ने सेकेंड किया और सारे हाउस ने हाथ खड़े करके यूनानिमसली जो है उसको उसको पास किया, पारित किया। उसको अभी आपके सामने उसके कंटेंट्स श्री अजय माकन जी बताते हैं। दूसरा रेजोल्यूशन सब सीनियर लीडर्स की भी, मिनिस्टर्स की भी, सबकी इच्छा थी कि हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, कांग्रेस की परंपराएं रही हैं कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि हमारे तरफ से आप CLP के लीडर को चुन दें। तो यहां भी पंजाब कांग्रेस ने कहा कि हम अपने पुराने ट्रेडिशंस का
अनुसरण करते हुए, उनको आदर योग्य अनुकरणीय मानते हुए हम वही रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। और उस रेजोल्यूशन को जो सीनियर हाल ही में मरकजी वजारती काउंसिल से हटाए गए बीजेपी के मगरबी बंगाल के रुकने पार्लियामेंट बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को खैराबाद कह दिया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो ने हफ्ते के रोज़ मगरबी बंगाल में बरसरे इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और वज़ीर आला ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पार्टी के राज्यसभा के रुकन डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। ख्याल रहे कि मोदी हुकूमत की वजारती काउंसिल में हाल ही में हुए रद्दोबदल में बाबुल सुप्रियो को वजीर के ओहदे से हटाया गया था। मरकजी वजारत छिन जाने के बाद बाबुल सुप्रियो ने सियासत को अलविदा कह देने का ऐलान कर दिया था। ताहम बीजेपी के बड़े कायदीन को उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि बाबुल पार्टी छोड़ सकते हैं और आखिरकार तमाम अंदेशे उनके सही साबित हुए और बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। अब बाबुल सुप्रियो के इस नए फैसले के बाद ये देखना बाकी है कि क्या वो बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट के ओहदे से इस्तीफा देंगे या गेंद बीजेपी के पाले में डाल देंगे। यानी बीजेपी कायदीन लोकसभा स्पीकर के पास जाकर उनकी रुकनियत मनसूख करने की दरख्वास्त करेंगे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के सर पर 11 लाख रुपए का इनाम रखने वाले बीजेपी लीडर को गिरफ्तार करने के लिए आने वाली बंगाल की पुलिस के साथ अलीगढ़ में मारपीट की गई। बंगाल पुलिस के अहलकार दबिश देने के लिए सिविल ड्रेस में पहुंचे थे, जिनके साथ मकामी लोगों और बीजेपी कारकुनों ने हाथापाई की। इस दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी किया गया, ताहम मौके पर पहुंची मकामी पुलिस ने उन्हें बचाया और उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला। बंगाल पुलिस के एहलकारों पर बीजेपी कायदीन ने घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम आयद किया। वहीं अलीगढ़ पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी। बंगाल पुलिस के एहलकारों के साथ मारपीट के मामले पर अलीगढ़ के एमएलसी मनविंदर प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस ने हमारे कारकुन योगेश के घर पर छापा मारने का काम बगैर किसी इतला के किया। उन्होंने कहा कि कुछ नाम निहाद लोग मगरबी बंगाल से आए थे जो सिविल ड्रेस में थे। यहाँ के पुलिस वाले बता रहे हैं कि वो उन्हें गुमराह करके ले गए थे। हमने बंगाल पुलिस के खिलाफ तहरीर दे दी है। उन्होंने बगैर इतला दिए घर में दाखिल होकर बदसलूकी की, खवातीन के साथ छेड़छाड़ की और उनके इस्तेसाल की कोशिश भी की गई। दूसरी जानिब पुलिस सर्कल अफसर मोहसिन खान का कहना है कि दूसरी रियासत की पुलिस से वाबस्ता कुछ लोग यहाँ आए थे। हम पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। अभी हम मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और तहकीकात के बाद ही कुछ मजीद कार्रवाई करेंगे। काबिल गौर है कि साल 2017 में अलीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुन योगेश वार्ष्णेय ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का सर कलम करने वाले शख्स को 11 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। योगेश मगरबी बंगाल के वीरभूम में हनुमान के भक्तों की पिटाई पर नाराज थे। योगेश के इस बयान के बाद उनके खिलाफ मगरबी बंगाल में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस योगेश की गिरफ्तारी के लिए मुसलसिल कोशिशें कर रही थी। इससे पहले भी मगरबी बंगाल पुलिस योगेश को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। ये बंगाल पुलिस चलो चलो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ कोविड वैक्सीनेशन मुहिम में गोवा की शानदार कामयाबी की तारीफ करते हुए कहा कि रियासत ब्रांड इंडिया की मजबूत शिनाख्त है और हुकूमत इसके किरदार को फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के हिस्से के तौर पर गोवा की पूरी बालिग आबादी को दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक की हुसूलियाबी पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टरों और मुस्तफ़ीद अफराद के साथ बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गोवा में हर मुस्तहिक शख्स वैक्सीन की पहली डोज ले चुका है। कोरोना के खिलाफ जंग में ये एक बड़ी बात है, इसलिए गोवा के तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद। साथियों, ये बहुत चर्चा में नहीं आया, लेकिन भारत ने अपने वैक्सीनेशन अभियान में
टूरिज्म सेक्टर से जुड़े राज्यों को बहुत प्राथमिकता दी है। प्रारंभ में हमने कहा नहीं, क्योंकि इस पर भी राजनीति होने लग जाती है, लेकिन ये बहुत जरूरी था कि हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशन जल्द से जल्द खुले। अब उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा संभव हो पाएगी और इन सब प्रयासों के बीच गोवा का 100% होना, 100% होना बहुत खास हो जाता है। टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने में गोवा की भूमिका बहुत अहम है। आप सोचिए, होटल इंडस्ट्री के लोग हो, टैक्सी ड्राइवर हो, फेरी वाले हो, दुकानदार हो, जब सभी को वैक्सीन लगी होगी तो टूरिस्ट भी सुरक्षा की एक भावना लेकर यहां आएगा। अब गोवा दुनिया के उन बहुत गिने चुने इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो चुका है जहां लोगों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, आने वाले टूरिज्म सीजन में यहां पहले की ही तरह टूरिस्ट एक्टिविटीज हो, देश के दुनिया के टूरिस्ट यहां आनंद ले सके। वज़ीर-ए-ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने हफ्ते को कहा कि ज़राई तहकीक ने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मसले से निपटने, किसानों और काश्तकारों की आमदनी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। रिसर्च फूड सिक्योरिटी के 3 पहलुओं दस्तयाबी, रसाई और सस्ती में अहम किरदार अदा करता है। तोमर ने आज इतालवी प्रेसिडेंसी के ज़ेर एहतमाम G20 ज़राअत वज़ारती इजलास में एक वर्चुअल मीटिंग में 4 रुकनी हिंदुस्तानी वफ़द के साथ शिरकत की। मीटिंग का एक सेशन पायदारी के पीछे ड्राइविंग फोर्स के तौर पर तहकीक के मौजू पर हुआ, जिसमें तोमर ने कहा कि हिंदुस्तान में ज़राई तहकीक ने मुल्क को खुराक के दरामद कुनिंदा से बरामद कुनिंदा में तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया। मरबूत तहकीकी कोशिशें ज़ख़ीरा करने के लिए पानी का इंतज़ाम, तौसीए और कारकर्दगी के लिए तकनीक और तरीक़ेकार का पैकेज तैयार कर सकते हैं। भारत की ओर से G20 के कृषि मंत्रियों तथा अन्य सभी महानुभावों को नमस्कार। Namaskar and greetings to all from India. Agriculture has been one of the major success stories post-independence in India. India's agricultural sector remained unaffected during the COVID pandemic, which has once again proved its relevance. I note with satisfaction that various interventions by the Government of India to keep the agri-input supply chains as well as agri-markets functional during the severe COVID-19 pandemic helped the agriculture sector to perform well, and we registered significant growth in production of food grains as well as their exports during the year 2021. It has also contributed to global food security. Our traditional foods including millets, local fruits and vegetables, fish, dairy and organic produce are being re-emphasized for inclusion in the diets of our people. Our production in all these commodities has been phenomenal in recent years, and hence India is poised to be a major destination for health foods. Considering the importance of millets in food and nutrition security and climate resiliency, the UN General Assembly has accepted India's proposal and has declared 2023 as the International Year of Millets. Therefore, we call upon the nations for support and celebration of this dedicated year for millets for their promotion for nutrition and sustainable agriculture. Biofortified varieties are a source of staple diets rich in micronutrients and are being promoted to address the malnutrition in the country. We are constantly endeavoring to this end and have developed and released for cultivation 17 biofortified varieties of different crops. Government of India, under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, has launched several programs to enhance optimal utilization of water resources, create infrastructure for irrigation, conserve soil fertility with balanced use of fertilizers, provide connectivity from farm to market, information and communication technology linkage from lab to land. Government of India has launched PM Kisan Samman Nidhi to provide direct income support to small farmers. Under the scheme, Rs 6,000 per annum has been credited.
मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी की रसाई से बाहर हो रही हैं, इसलिए हुकूमत आवाम को राहत देने के लिए फ्लेक्सी इंजन लगी गाड़ियों की तैयारी की पॉलिसी बना रही है ताकि लोग डीजल पेट्रोल की जगह आसानी से एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकें। गडकरी ने कहा कि वो जल्द ही गाड़ी बनाने वालों के लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं जिसके तहत तमाम गाड़ियों पर फ्लेक्सी इंजन लगाना ज़रूरी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की इंचार्ज और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को कहा कि योगी हुकूमत जो उत्तर प्रदेश को जराइम से पाक बनाने के वादे के साथ इख्तिदार में आई थी, उसने जराइम से पूर्ण रियासत बना दिया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश मुजरिमों की जन्नत बन चुका है और रियासत में चोरी, कत्ल, खवातीन और दलितों के खिलाफ जराइम आम हो गए हैं। रियासत की योगी हुकूमत बेबस हो चुकी है और उन जराइम को रोकने में नाकाम हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि एनसीआरबी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खवातीन और दलितों के खिलाफ जराइम, कत्ल और अगवा के पुरतशद्दुद जराइम में यूपी सर-ए-फेहरिस्त है। रियासती हुकूमत के दावों के बरक्स उत्तर प्रदेश में जराइम राज अपने उरूज पर है। इसके साथ एनसीआरबी का डेटा शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि क्राइम फ्री स्टेट का वादा था, लेकिन वजीर आला ने उत्तर प्रदेश को क्राइम से पूर्ण रियासत बना दिया। कोरोना वबा के दौरान गरीब और मजदूरों की मदद कर दुनिया भर में काफ़ी नाम कमा चुके एक्टर सोनू सूद तनाज़ात में घिरते नजर आ रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुरुग्राम समेत 28 ठिकानों पर 3 दिन की रेड के बाद 20 करोड़ की टैक्स की चोरी का दावा किया है। इस छापेमारी के बाद एक्टर या उनकी पीआर टीम की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। आईटी का दावा है कि जांच में सामने आया है कि सोनू सूद ने फॉरेन डोनर से 2 करोड़ 10 लाख का नॉन प्रॉफिट फंडिंग जुटाई, जो इस तरह के लेन देन को कंट्रोल करने वाले कानून का वायलेशन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके चैरिटी ट्रस्ट पर बैरूनी मुल्कों से चंदा लेने वाले जो कवानीन है उसके तहत इस वायलेशन का इल्ज़ाम लगाया। इनकम टैक्स ने इस खुलासे के बाद आने वाले वक्त में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी इस केस में एंट्री हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि लखनऊ की एक इंफ्रा कंपनी पर छापा मारा गया। इस कंपनी में मुंबई बेस्ड एक्टर की साझेदारी है और इस कंपनी ने बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स चोरी की है। कंपनी के दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और गुरुग्राम में वाक़ ठिकानों पर छापामारी की गई और छापामारी के दौरान 1 करोड़ 8 लाख की नकदी बरामद हुई। 11 लॉकर्स का भी पता चला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस कंपनी के 175 करोड़ के लेन देन पर भी शक है। इस मामले की जांच की जा रही है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड और मुंबई क्राइम ब्रांच की मुश्तरका टीम ने मुंबई नवाही इलाके जोगेश्वरी से एक शख्स को पाकिस्तान में मुकीम दाऊद इब्राहिम कासकर के दहशतगर्द गिरोह से मुंसलिक होने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया। मुलजिम की शिनाख्त जाकिर शेख के नाम से हुई। इस पर इल्ज़ाम है कि वो दिल्ली पुलिस की जानिब से गिरफ्तार शुदा मुंबई के मकीन दहशतगर्द जान मोहम्मद शेख की मदद कर रहा था। पुलिस में ज़राए ने बताया कि जाकिर जान मोहम्मद को हथियारों की तरसील के लिए हिदायत देता था और मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाई करने की साजिश कर रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीम उससे फिलवक्त पूछताछ कर रही है। अब बात कोरोना की। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की वबा की वजह से 8,927 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसी के साथ हलाकतों की तादाद भी दुनिया में 46,78,000 से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया के 192 ममालिक और इलाक़ों में मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 22,76,11,994 जबकि 78,822 अफराद इससे मुतासर हुए हैं। उन्होंने इस वबा की वजह से अपनी जानें गंवाई हैं। दुनिया में सुपर पावर समझे जाने वाले अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। मुतासर अफराद की तादाद 4 करोड़ 19 लाख से तजावुज़ कर चुकी है और 6,72,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान दुनिया में कोरोना के लिहाज से दूसरे और हलाकतों के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 4 दिनों से हलाकत खैज़ आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसिल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सेहतयाब होने वालों की तादाद नए केसेस से कम रही है और एक्टिव केसेस की तादाद में इजाफा हुआ।
मरकजी वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 35,662 नए केसेस की तस्दीक हुई है। इससे कबल 14 सितंबर को 25,404, 15 सितंबर को 27,176, 16 को 30,570 और 17 सितंबर को 34,403 केसेस दर्ज किए गए थे। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,34,17,390 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 17 सितंबर को पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर जुमे के रोज़ एक दिन में 2,50,00,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगे हैं। कोविन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक देर रात 12 बजे तक वैक्सीन की 2,50,10,390 डोजेज़ लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद मर्दों के मुकाबले ख़वातीन वैक्सीनेशन में पीछे हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में एक दिन में भले ही सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के नाम दर्ज हो गया हो, लेकिन इसमें मर्दों का जो पार्टिसिपेशन है वो औरतों से ज़्यादा है। मरकज़ी वजारत सेहत के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 41,36,00,000 मर्दों को कोरोना की वैक्सीन लगी है, लेकिन ख़वातीन इस मामले में पिछड़ गई हैं। अब तक 37,77,00,000 ख़वातीन को कोरोना की डोज लगी है। मरकज़ी हुकूमत की कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान में कोविड-19 वैक्सीनेशन में जेंडर को लेकर फ़र्क बना हुआ है। जून के ख़त्म तक सभी एडल्ट्स के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने के लगभग 2 महीने बाद टोटल वैक्सीनेशन में ख़वातीन की हिस्सेदारी 46% थी, यानी उनके वैक्सीनेशन में सिर्फ 1.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। जाहिर है कि ख़वातीन के लिए वैक्सीनेशन अब भी बड़ी चुनौती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रियासती हुकूमत के साथ मुख्तलिफ इजलासों में मरकज़ी हुकूमत ने ख़वातीन में कम वैक्सीनेशन के सवाल उठाए थे। नेशनल वुमेंस कमीशन ने भी रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज़ को चिट्ठी लिखकर ख़वातीन में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की अपील की। कोरोना वैक्सीनेशन और RT-PCR टेस्ट को लेकर फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही फर्जीवाड़ा टेलीग्राम के जरिए हो रहा है। दरअसल एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए लोग इन फर्जी रिपोर्ट्स का सहारा ले रहे हैं। 29 मुल्कों के लिए ऐसी फर्जी रिपोर्ट्स कुछ डॉलर्स खर्च करके आराम से मिल रही हैं। हिंदुस्तान के लिए भी ऐसे फर्जी वैक्सीनेशन और RT-PCR टेस्ट सर्टिफिकेट 5,520 रुपये में मिल रहे हैं। कोरोना के मामलों में आई गिरावट के बाद कई मुल्कों ने ट्रैवल से जुड़े कवानीन आसान किए हैं। ऐसे में लोगों की आमद और रफ्त भी बढ़ी है। हालांकि हिंदुस्तान समेत ज़्यादातर मुल्कों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी है। ऐसे में फ़र्जी सर्टिफिकेट बनवाकर ऑनलाइन कमाई करने वाले एक्टिव हो गए हैं। फर्जी रिपोर्ट देने वाले टेलीग्राम ऐप को जरिया बना रहे हैं। चेक पॉइंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते वो कहीं भी आने जाने के लिए इस तरह की फर्जी रिपोर्ट खरीद रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च 2021 के बाद से अचानक इस तरह की वैक्सीनेशन और RT-PCR रिपोर्ट की मांग बढ़ी है। टेलीग्राम पर इस तरह के 5,000 से ज़्यादा ग्रुप एक्टिव है जो फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हालांकि टेलीग्राम ने कहा है कि कंपनी इस तरह के मामलों की जांच करेगी। मुंबई और दिल्ली में कुछ लोगों के गैंग का पर्दाफाश भी पुलिस ने किया है, लेकिन ऑनलाइन चल रहे इस रैकेट के मामले में अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। फर्जी रिपोर्ट बेचने वाले पेमेंट को पेपाल या फिर क्रिप्टो करेंसी में लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, डागा कॉइन, लाइट कॉइन और दीगर करेंसी में पेमेंट किया जाता है। कुछ मामलों में गिफ्ट कार्ड या फिर ईबे के जरिए भी पेमेंट दिया जा सकता है। मुंबई के 86.64% लोगों में कोरोना इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले एंटीबॉडीज़ मिले हैं। इस आबादी में 85% मर्द और 88% खवातीन शामिल हैं। ये जानकारी सायन अस्पताल, ATI चंद्रा फाउंडेशन और IDFC इंस्टीट्यूट के सीरो सर्वे में सामने आई। मुंबई में हुआ ये 5वां सीरो सर्वे है। इसमें पिछले 4 सीरो सर्वे के रिकॉर्ड टूट गए हैं। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर इकबाल सिंह चहल ने एंटीबॉडी वाली आबादी बढ़ने पर खुशी जाहिर की, लेकिन उन्होंने क़वानीन की सख्ती से अमल करने की भी हिदायत दी। चहल ने बताया कि 5वें सीरो सर्वे में शामिल 65% शहरियों ने कोरोना वैक्सीन ली हुई थी। 35% लोगों ने एक भी डोज नहीं लिया था। इनमें से वैक्सीन ले चुके 90.26% लोगों में एंटीबॉडी मिली है।
टीका ना लगवाने वाले 79.86% लोगों में भी एंटीबॉडी मिली है। इसके अलावा 87.14% हेल्थ वर्कर्स में एंटीबॉडी मिली है। कोरोना वायरस की वबा ने लोगों का जीना पहले ही महाल किया हुआ है और अब वायरल बुखार के बाद कई रियासतों में डेंगू बुखार भी पैर पसार रहा है। उत्तर प्रदेश से डेंगू बुखार के सबसे ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। हाल ही के हफ्तों में फिरोजाबाद ज़िले में मुतअद्दिद अफराद की जान चली गई। उधर मगरबी बंगाल में भी पुरस्कार बुखार ने मुतअद्दिद बच्चों को मुतासिर किया और सैकड़ों अफराद को अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। माहिरीन तिब मरीजों पर लगातार निगाह रखे हुए हैं। ताहम कहा जा रहा है कि इस तरह का वायरल बुखार हर साल लोगों को मुतासिर करता है। वायरल बुखार के साथ ही डेंगू ने रियासतों की पेशानी पर बल डाल दी है और हालात को काबू में करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत उत्तर प्रदेश है, जिसके मुख्तलिफ अजला में डेंगू और वायरल बुखार के 1500 से ज़्यादा मामले रिकॉर्ड हुए हैं। वसती यूपी, बुंदेलखंड और मगरबी यूपी के इलाके बुरी तरह मुतासिर नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद में तो अब तक 61 अफराद की जान जा चुकी है। ज़िले में 450 से ज़्यादा अफराद इंतहाई अबतर हालत में अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। इलाहाबाद में अब तक 97 डेंगू वायरल के मामले सामने आ चुके हैं। मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क के 2 अहम तरीन दस्तावेज़ात आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक कराने की आखिरी तारीख में एक मरतबा फिर तौसी कर दी है। उसकी डेडलाइन 6 महीने तक बढ़ा दी गई है। अब आप 31 मार्च 2022 तक इन दोनों अहम दस्तावेज़ात को एक दूसरे के साथ लिंक करा सकते हैं। इससे पहले पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की गई थी। आधार और पैन को लिंक करने की तारीख में तौसी के साथ ही इनकम टैक्स कानून के तहत जुर्माने का अमल पूरा करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई। मरकज़ी हुकूमत ने बेनामी अमलाक के लेन देन पर मजाज अथॉरिटी की जानिब से नोटिस जारी करने और हुक्म जारी करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। ताहम किसी भी परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द दोनों दस्तावेज़ात को आपस में मुंसलिक करा लेना चाहिए। अफगानिस्तान के जलालाबाद में 3 ज़ोरदार बम धमाकों की खबरें मौसूल हो रही हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक PD13 इलाके में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी IED ब्लास्ट हुआ, जिसकी जद में आने से कम 19 लोग ज़ख्मी हुए हैं। कुछ खबरों में ज़ख्मियों की तादाद ज़्यादा भी बताई जा रही है। एक धमाका PD6 इलाके में और तीसरा धमाका किसी अलग मुकाम पर होने की इतला मिली है। ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक इन धमाकों में 3 अफराद हलाक भी हुए हैं और कुछ की हालत संगीन बनी हुई है। हालांकि खबर रसा इदारे ने 2 अफराद के हलाक होने की खबर दी है। अफगानिस्तान के न्यूज़ चैनल टोलो न्यूज़ ने नंगरहार खित्ते के मकामी अफसरान के हवाले से बताया कि जलालाबाद के PD6 में सड़क किनारे लगाए गए IED की जद में तालिबान की गाड़ियां आ गई। ज़ख्मियों को नंगरहार के करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया और अस्पताल के अफसरान ने बताया कि तकरीबन 2 दर्जन ज़ख्मी अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें से बेशतर आम शहरी हैं। अब एक बड़ी खबर, अमेरिका ने इतराफ़ किया है कि काबुल में उसकी जानिब से किए जाने वाले ड्रोन हमले में IS के दहशतगर्दों के बजाय 10 शहरियों की हलाकत हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इतराफ़ अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह इतराफ़ भी किया है कि किए जाने वाले ड्रोन हमले में 7 बच्चे भी जाँ बहक हुए थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी ने इतराफ़ करते हुए कहा कि ड्रोन हमले में दाइश को निशाना बनाया गया था, लेकिन गलती से 10 शहरी हलाक हो गए। उन्होंने कहा कि काबुल में किया जाने वाला ड्रोन हमला हमारी बड़ी गलती थी और हम इस पर माजरत ख़्वाह हैं। अमरीकी फ़ौज की टीम ने पाया कि ड्रोन हमले के ज़रिए जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया था वो IS खुरासान गिरोह के दहशतगर्दों की मौजूदगी का शुबा हुआ था, लेकिन ये गलत साबित हुआ। अमेरिका की जानिब से 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमला किया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद यहाँ के शहरियों की ज़िंदगी दुश्वार हो गई है। पैसों की कमी होने की वजह से लोग 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। भुखमरी से बचने के लिए लोग अपने घरों का सामान बेच रहे हैं। टोलो न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक काबुल के एक पार्क चमने हुजूरी की तरफ जाने वाली सड़क पर कालीन, फ्रिज, टेलीविज़न, सोफ़ा समेत घर के कई सामान रखे हुए हैं। लोग अपने ख़ानदानों के लिए राशन पानी का इंतज़ाम करने के लिए अपने अपने घरों से सामान लेकर उसे बेचने के लिए सड़कों पर बैठे हैं। एक दुकानदार लाल गुल ने टोलो न्यूज़ को बताया कि 1 लाख अफगानी का घरेलू सामान सिर्फ 20,000 अफगानी में बिक रहा है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।